नमस्कार दोस्तों, लुनियाल आईएएस डेली में आपका स्वागत है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है वायुदाब एवं पवनय। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वायुदाब, पवनय और फिर इसी में हमारा एक टॉपिक और होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चक्रवात। तो वायुदाब क्या होता है? हम देखते हैं पूरी की पूरी अर्थ के चारों ओर वायु फैली हुई है, तो वायु का भी कुछ ना कुछ तो वजन होता होगा साहब। तो वायु जो भार लगाती है, वायु जो दाब आरोपित करती है, उसे हम वायुदाब कहते हैं। कभी कभी महसूस कर जब वायुदाब कम हो जाता है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो पर्वतारोही होते जो ऊपर जाते हैं तो उनको जब वायुदाब की कमी होती है इसलिए अपने साथ सिलेंडर में सब कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि कई बार जब ऊपर जाते हैं जब वायुदाब की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं या अंदर का जो ब्लड होता है बाहर निकलने लगता है। उसके पीछे बहुत सारी वजह, खैर बात करते हैं। तो वायुदाब मतलब बेसिक तौर पर आप जान गए वायुदाब क्या है। वायु के द्वारा लगाए गए आरोपित बल को, दाब को वायुदाब कहते हैं, बस। दूसरी चीज कि ये जो वायुदाब है मापा का बैरोमीटर जो होता है उससे हम मापते हैं, राइट, मिलीबार करके। और सबसे ज्यादा जो वायुदाब होता है वो समुद्र के ऊपर लगभग 1030 समथिंग मिलीबार से, मतलब लगभग अप्रॉक्स 1000 होता है। बाकी पूरी जगह पर सबसे कम होता है। तो ये जो वायुदाब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वायुदाब इंपॉर्टेंट होता है हमारे दुनिया भर में जितने मौसम होते हैं वायुदाब के कारण होते हैं। कैसे? पवनें चलती है वायुदाब के कारण चलती हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा नॉर्थ। सन यहां है, जब यहां होगा तापमान बढ़ेगा। मैं कल ही आपको चर्चा की, तापमान बढ़ेगा तो यहां की वायु गर्म होगी। जब वायु गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, जब नीचे दबाव नहीं लगाएगी तो वायुदाब कम हो जाएगा। अब सन यहां नहीं है, ठंडी हवा है तो वायु, ठंडी वायु भारी होती नीचे बैठेगी तो वायुदाब ज्यादा होगा। जब इधर ज्यादा है इधर कम है, इधर की हवा उठ रही है इधर की हवा बैठ रही है, तो जब इधर की हवा उठेगी तो यहाँ की जगह भरने के लिए ये जगह चलना शुरू कर देगी तो पवनें चलना शुरू कर देंगी। तो वायुदाब बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे पवन के लिए हो, चाहे वायु राशियों के लिए हो, चाहे समुद्र की जितनी चीज चलती है। आखिरकार आप बात की जितनी भी पवन हमारी होती है, पवन नहीं चलेगी, हवाएं नहीं चलेंगी तो वर्षा कैसे होगी, मानसून कैसे आएगा? मानसून नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन नहीं होगा तो वहां की जो जितनी भी जो वनस्पति सब बर्बाद हो जाएगी। यहां तक कि जब हवा चलती है तभी तो परागण होता है तो पेड़ पौधों में। अब परागण क्या होता है बहुत सारे लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो उसकी साइंस भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वायुदाब के कारण होती है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वायुदाब। अब प्लीज इसको अच्छे समझने को उसके लिए तो बात करते हैं वायुदाब। इसका महत्व आप समझ लीजिए। अच्छा, वितरण जो होता है अलग अलग, तो मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, दिखेगा नहीं, ना दिखे तो एक बार देख लीजिएगा, लैपटॉप से देखेंगे ज्यादा बड़ा दिखेगा। फिर मैं बोले दे रहा हूं, ये हमारी अर्थ है, अर्थ में 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से नॉर्थ में 10 डिग्री और साउथ में 10 डिग्री, ठीक। इस क्षेत्र को कहते हैं भूमध्य रेखी निम्न दाब क्षेत्र। भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है उसे कहेंगे भूमध्य रेखी निम्न दाब क्षेत्र। अब इंपॉर्टेंट होता है क्यों निम्न दाब है साहब? निम्न दाब इसलिए है क्योंकि साल भर सूर्य यहां पर लंबवत पड़ता है, जिसकी वजह से तापमान उच्च रहता है। तापमान उच्च रहेगा तो वायु ऊपर उठेगी, जब वायु ऊपर उठेगी तो भार कम होगा, भार कम होगा तो इसका नाम हो गया निम्न वायुदाब पेटी। मध्य भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर में, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री दक्षिण तक। क्लियर? क्यों है उसका मैंने लॉजिक बता दिया। दूसरी चीज हमारा, इसके ऊपर जब जाते हैं 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, मतलब ये हमारी हो गई 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, जिसे कहते हैं हम कर्क रेखा, और नीचे के साउथ कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा से ऊपर 35 डिग्री, अब मकर रेखा से नीचे 35 डिग्री क्षेत्र कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। वजह क्या है साहब? देखिए यहां पर जो वायु उठेगी गर्म होकर के वो जाके सीधे गिरेगी कहां? यहीं पर जाकर गिरेगी। जब यहां पर गिरेगी तो क्या बनेगा? उपोष्ण। एक तो उपोष्ण क्यों? उपधन उष्ण, मतलब उपोष्ण मतलब ऐसे बताया मैं, उपोष्ण मतलब ठंडा से गर्म से थोड़ा
कम गर्म, उपोष्ण हो गया। उपोष्ण का मतलब होता है, नहीं कहते प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, मैं एग्जाम्पल लॉजिक बता रहा हूं। तो प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर, उप प्रधानमंत्री कम पावर। तो उष्णकटिबंध ज्यादा गर्म है, उपोष्ण थोड़ा कम गर्म है, बस लॉजिक के लिए बता रहा हूं। तो ये यहां पर जब जाती है तो यहां पर सारी पवनें उठ के यहां पर जाएंगी, जब जाएंगी तो यहां पर एक प्रकार का क्या बनेगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा। दूसरी चीज, ताप लंबवत नहीं पड़ता, सूर्य भी लंबवत नहीं पड़ता, इसलिए यहां का दाब कैसे बनेगा भाई साहब, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा। उसके बाद ऊपर जाइए, जब हम ऊपर चलते हैं तो हमें एक चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब। ये 45 डिग्री नॉर्थ से 66 मतलब 67.5 डिग्री नॉर्थ, और सेम टू सेम 45 डिग्री दक्षिण से 67.5 डिग्री दक्षिण की ओर। ये जो मैटर है, ये जो पार्ट है, ये जो क्षेत्र है, ये कहलाता है उपध्रुवी निम्न दाब। अच्छा एक बात देखिए, यहां पर दाब क्या था, निम्न, फिर यहां पर उच्च, फिर यहां पर निम्न। तो यहां पर वजह बनती है, यहां पर जब उच्च था तो यहां पर तो उच्च होना चाहिए, निम्न कैसे हो गया, हो गया साहब निम्न। उसकी वजह देखिए, एक तो पृथ्वी घूर्णन करती है, जब घूर्णन करती देखिए ध्रुवीय क्षेत्र है, जब ध्रुवीय क्षेत्र घूर्णन करेगी तो यहां का जो चीजें मैटर है वो ज्यादा गर्म और ठंडा है इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में ये ज्यादा ठंडा है। तो यहां पर एक जब पृथ्वी घूमती तो एक प्रकार का छल्ला सा बना लेती थी, तो पूरा एक कवर हो जाता है बिल्कुल ठंडा प्रदेश क्षेत्र, ठीक। दूसरी चीज, हमारे उपोष्ण साइड से, इस साइड से जितनी भी पवनें चलती हैं, जो गर्म पवनें होती हैं, यहां पर जाके इसको क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। तो जब गर्म कर देंगी तो हमारा ये जो क्षेत्र बनेगा कौन सा बनेगा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। और जब उसके ऊपर जाएंगे हम ये ध्रुवों पर, तो ये कहलाएगा हमारा ध्रुवीय उच्च दाब, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो जब तापमान कम होगा तो वायुदाब ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए एक आर्द्रता भरी वायु है और एक शुष्क वायु है, तो मुझे बताइए कि आर्द्रता समझ रहे हैं, जैसे किसी वायु में, जैसे कुछ वायु जो होती है जब वो समुद्र के ऊपर से चलती है तो कुछ अपने साथ कुछ वाष्प लेके चलती हैं, तो उसको हम आर्द्रता भरी हुई वायु कहते हैं। तो होगी आर्द्रा, और एक होती है शुष्क वायु जिसके अंदर कोई आर्द्रता नहीं है। तो दोनों बताइए घनत्व किसका ज्यादा होगा, आर्द्रता वाली का या शुष्क वाली का। खैर अब इसको सोचिएगा, मैं बताता हूं। आर्द्रता वाली वायु का घनत्व कम होता है शुष्क वाली वायु से। प्लीज नोट द पॉइंट, कभी ये मत सोचिएगा कि आर्द्रता वाली वायु का घनत्व ज्यादा होगा, नहीं साहब, शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है। तो अब ये बताइए कि दाब आर्द्रता वाली वायु का ज्यादा लगेगा या शुष्क वायु का। सिंपल, शुष्क वायु का, क्योंकि वायु दाब, अब आर्द्रता में तो आर्द्रता हो गई ना, उसमें वायु कम रह गई, लेकिन वायु दाब किसका, प्योर वायु का है। तो जिसमें शुष्क है मतलब उसमें प्योर वायु है, तो उसका दाब ज्यादा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से वायु दाब की रेखाओं को हम पूरी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया संताप रेखाएं, ऐसी होती संभार रेखाएं। क्या होती हैं, संभार रेखाएं, जो पृथ्वी के क्षेत्रों को समान भार के अकॉर्डिंग दिखाती वायु दाब बदल। अब ये तो हमारा वायुदाब बन गया है। जब ये वायुदाब बनेगा तो पवनें चलेंगी साहब, हाई से लो, लो से हाई, जो भी है ना। तो हम बात करेंगे पवनों की, लगा हुआ टॉपिक है। अब पवनें जो होती हैं, पवनें क्या है, वैसे बेसिक तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, गमन करती हैं, हम पवनें कहते हैं हवा का। अब ये जो पवनें चलती हैं उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, कई सारे कारण। इसमें 4 कारण बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। पहला हमारा दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मतलब साफ क्या, मैं आपको पहले बताया कि जब एक जगह सूर्य जहां पड़ेगा, तापमान जहां होगा वहां का वायु दाब कम होगा, और जहां नहीं पड़ेगा वहां का वायु दाब उच्च होगा। तो हमेशा पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर भागने की कोशिश करती है, तब तक जब तक दोनों का बराबर ना हो। लेकिन दोनों बराबर कभी हो नहीं सकता, है ना। तो इसे कहते हैं दाब प्रवणता। दूसरा कोरियालिस बल। अच्छा, कोरियालिस बल भी बड़ा इंपॉर्टेंट बल होता है। जैसे कोरियालिस बल, इसको फेरेल का लॉ वगैरह भी करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूं और मेरे साथ पृथ्वी दौड़ रही है, ठीक है। मैं दौड़ रहा हूं, पृथ्वी दौड़ रही है। अब पृथ्वी दौड़ रही है 1800 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब मैं दौड़ रहा हूं,
4 किलोमीटर के हिसाब से, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के हिसाब से, 20 किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन फिर भी उसके बराबर तो नहीं दौड़ पाऊंगा ना साहब, हूं तो उससे ऊपर। तो जब मैं भी दौड़ रहा हूं, वो भी दौड़ रही है, तो क्या होगा कि हम एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किए थे। मतलब मैं एक जिस पॉइंट पर पृथ्वी घूर्णन करना शुरू की थी उसी स्थान पर भी किया था, लेकिन कुछ देर बाद मैं देखूंगा कि वो स्थान पृथ्वी से बहुत आगे निकल गया और मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो अपने स्थान से विक्षेपित हो जाना ही कोरियोलिस प्रभाव कहलाता है। मान लीजिए इसे फेडरल लॉ भी वगैरह भी करते हैं। मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है, हम नॉर्थ में खड़े हो गए, राइट, नॉर्थ में खड़े हो गए, तो यहां पर हमें पूरा बल जो हमें पूरा बीच में लगना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो करके दाईं ओर हम ज्यादा बल महसूस करते हैं, बाईं ओर कम करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वहां पर वायु दाब बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? वही है हमारा कोरियोलिस बल। अभिकेंद्री त्वरण भी लगता है, जानते हैं, ये अंदर की ओर जो खींचता है, उसके कारण भी अभिकेंद्री अपकेंद्री आपने बल पढ़े होंगे, अगर फिजिक्स में 9th-10th में पढ़े होंगे कि किस प्रकार से बल आरोपित करता है, बीच में खींचने की कोशिश करता है। भूघर्षण, पवनें जब चलती हैं साहब तो कहीं कहीं पर्वत आ जाते हैं, कहीं कुछ छोटे पर्वत, कहीं बड़े पर्वत, तो पृथ्वी घर्षण कम की हवा प्रभावित होती है। पवनों को प्रभावित करने वाले बेसिक में कारक बताया। तो पवनें कितने प्रकार की होती है? बेसिक तौर पर 3 प्रकार की पवनें होती है, भूमंडलीय पवनें, मौसमी पवनें और तीसरा होता है स्थानीय पवनें। इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे आज का टॉपिक हमारा। पहला हमारा भूमंडलीय पवनें। भूमंडलीय पवनें का मतलब होता है जो पूरे पृथ्वी पर लगभग पूरे साल चलती हैं, नॉर्मल चलती रहती है, अपनी दिशा लगभग बदलती कभी नहीं। इसमें भी अब प्रकार से पहला सन्मार्गी पवनें, पूर्वा पवनें। अब याद रखिए, आप व्यापारिक पवनें सुनोगे, ट्रेड विंड पढ़ाए होंगे, उसका कोई ट्रेड रोड से मतलब नहीं है यार। व्यापारिक पवनें मतलब व्यापार से कोई मतलब नहीं, वहां से उसमें व्यापार ऐसा कुछ नहीं है। उनको हम बस सन्मार्गी पवनें कहते हैं, जो एक ही मार्ग को फॉलो करती हैं, चलती हैं, उसे हम सन्मार्गी पवनें कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, सन्मार्गी पवनें चलती है हमारे 0 डिग्री से ऊपर, इधर की उधर, देखिए, राइट। बेसिक तौर पर ये कौन सा एरिया कहलाता है? मैंने आपको बताया था, राइट, कि ये हमारा भूमध्य रेखीय निम्न दाब और उपोष्ण उच्च दाब, इसके बीच में जो पवनें चलती हैं पवनें। अब साहब ये है कि ये कैसे चलती है, इनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, हमारा साउथ हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, हमारा वेस्ट हो गया। बेसिक तौर पे नॉर्थ से साउथ की ओर चलना चाहिए, किसको? ये व्यापारिक पवनों को। ये व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड, लेकिन ये क्या करती हैं? ये कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण इनकी जो दिशा नॉर्थ उत्तर से दक्षिण होती है, वो बदल करके क्या हो जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर? इस साइड, जब नॉर्थ में। साउथ में क्या होता है साहब? इनको चलना होता है किधर? साउथ से नॉर्थ। तो चलती क्या है? साउथ ईस्ट से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो इन्हें हम पूर्वा पवनें कहते हैं। क्यों कहते हैं पूर्वा पवनें? क्योंकि ये आखिरकार पूरब हो गया ना, ये भी तो पूरब हो गया ना, इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, तो इन्हीं का नाम हो गया पूर्वा पवनें और कुछ नहीं, ईस्टर्लीज। काफी महत्वपूर्ण है। और ये ज्यादातर पवनें जो है महासागरों पे चलती है, याद रखिएगा, ठीक है, महासागरों पे ज्यादातर रहती हैं। तो ये हमारा एक हो गया समय। दूसरी चीज है पछुआ पवनें। अब ये पछुआ पवनें, अब देखिए यहां पर बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जस्ट इसके ऊपर देखिए पछुआ पवनें चलती हैं। पछुआ पवनें जो हैं वो भी उत्तर में कैसी चलनी चाहिए? दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन क्या करती हैं? ये उत्तर पश्चिम हो जाती है। मतलब आप देखिए, जब उत्तर में पहुंचती हैं तो किस तरह जा रही हैं? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। अच्छा, किधर? नॉर्थ में। साउथ में कहां जा रही है? देखिए, एस, मतलब साउथ में जा रही है साहब, ये भी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इस बार कहां जा रही है? पश्चिम से जा रही है, तो इसे कहेंगे वेस्टर्लीज। वो थी ईस्टर्लीज, ये हो गई वेस्टर्लीज। अब ये ज्यादातर जब चलती हैं, राइट, तो इनके ये खासकर ये जो कीर्ति पवनें हैं, अब देखिए ये हमारी पछुआ पवनें,
इनकी कुछ खासियत है, याद करने का तरीका कि समुंदर में जब ये चलती है, साउथ में जाता जानते हैं दक्षिण गोलार्ध पर समुंदर ज्यादा है, वहां पर लैंड वगैरह जो उठा पटक कम है, तो जब ये चलती है तो कुछ अक्षांशों पर बहुत तीव्र गति से चलती है, उसी के आधार पर इनका नाम बदलता है। जैसे ये जब चलती है 40 डिग्री पर दक्षिण में, तो इनका नाम होता है गरजता चालीसा, तर 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 तर। जब ये 50 पे चलती हैं तो इनका नाम होता है प्रचंड पचासा, और जब ये 60 पे चलती हैं तो बहुत तेज से चलती है, इनका नाम होता है चीखता साठा। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार के नाम होते हैं इनके, ठीक है। तो ये दोनों पवने होंगे। अगला हमारा ध्रुवी पवने, ध्रुवी पवने होती जो आप बेसिक तो ध्यान करेंगे ध्रुवों की, वो भी कोएलियोसिस बल के कारण क्या होती है, वो भी अपना रास्ता क्या करती है, उत्तर में क्या हो जाते हैं, वही आप लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की ओर, और दक्षिण में साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट की ओर चलती है। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि हमारी पवने हो गई। तो ये हमारा पहला हमारा भूमंडलीय पवने, राइट। भूमंडलीय पवने हमने क्या किया, सनमार्गी पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने। दूसरी प्रकार की पवने होती मानसूनी पवने या मौसमी पवने। और ये मौसमी पवने क्या होती है, मौसम के अनुसार चल, जैसे मानसून की स्थिति देखिए। अब मानसून में क्या होता है कि भारत में जो तिब्बत के ऊपर का जो पठार है पूरब पर, जो गर्म हो जाता है, गर्मी के समय गर्म होता रहता है, तापमान ज्यादा होगा तो गर्म होगा, वहां का वायुदाब निम्न होगा, और उसी के कंपैरिजन में हमारे अरबियन सी वगैरह में, हिंद महासागर में क्या होगा, वायुदाब क्या होगा, ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसका तापमान कम होगा। जब तापमान कम होगा तो वहां से वाष्प उठेगी, आप उठेती वो तो वाष्प उठती रहती, वहां से पवनें चलना शुरू करेंगे। जब पवनें चलना शुरू करेंगे तो कहां तक पहुंचेगी, बिल्कुल हिमालय के आसपास आकर पूरा बारिश कर देंगे, अपने साथ चलेंगे तो वाष्प लेके चलेंगे। तो ये बेसिक चीजें होती है, वो मानसून पवनें चलती है। तीसरे प्रकार की पवनें होती है स्थानीय पवनें साहब। स्थानीय पवनें मतलब आपने सुना होगा जल समीर, स्थल समीर। अब जल समीर और स्थल समीर बहुत मतलब सिंपल सी बात है। तो पहले स्थल समीर की बात करते हैं। स्थल समीर वो होता है जो स्थल से जल की ओर चलता है। आप रात के समय मानिए, आप देखिए कि स्थल समीर कब चलता है। आप मान लीजिए हम समुद्र के किनारे जाते हैं, दो घटनाएं आप देखने को मिलेगी, दिन के समय, रात के समय। तो दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जो पानी जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन जो भूमि होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जो जल्दी गर्म हो जाएगी तापमान कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाए तापमान ज्यादा, वायुदाब कम हो जाएगा। उसके कंपेरिजन में समुद्र में तापमान कम होगा, वायुदाब ज्यादा होगा, तो वहां से पवनें चलना शुरू करें दिन के समय में। तो क्या कहलाएगा वो, जल समीर। रात में उल्टा कर दीजिए, रात में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, कंपेरिजन जो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, तो तापमान वहां का ज्यादा सा, तो हवाएं कहां चलना शुरू करेंगी, स्थल से जल की ओर, स्थल समीर कहलाता है। ये हो गई। दूसरी चीज आपने सुना होगा लू वगैरह के बारे में, काफी गर्म चीज चलती है उत्तर भारत में, चलती पूरी बहुत ज्यादा, मई जून के समय में बहुत ज्यादा गर्म होती, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या लगभग 50। ये हमारे शरीर के लिए बड़ी खतरनाक होती है। ऐसे ही फोन, ये फोन जो है ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये अंगूर को पकाने में बड़ा काम आती है, राइट। ये चलती है आपके आल्प्स वगैरह यूरोप में, राइट। तो ये जब चलती है तो काफी ये क्या होती है, गर्म होती है, तो वहाँ के एरिया गर्म कर देती है, अंगूर पकता है इससे। ऐसे चिनूक रॉकीज पर्वत के आसपास चलती है, राइट, वहाँ के माहौल को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो ये लू, फोन, चिनूक ये कौन सी होगी, गर्म होगी। ऐसे मिस्ट्रल है, ये ठंडी है, राइट, ये ठंडे, ये क्या करती है, क्योंकि ये ध्रुवो साइड से आती है तो ये ठंडी होती है। तो ये अब जब ये पवनें हैं जब ये चलेंगी तो वहां के माहौल को, वहां के वातावरण क्या कर देंगी, परिवर्तन कर देती है, ठीक है। तो ये था हमारा वायुदाब और पवनें। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, राइट। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।